हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के पाठ योजना संख्या 11 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 11। उसके बाद रहेगा लेफ्ट साइड में कक्षा या क्लास। यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या इसे कालांश भी कहते हैं। यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा अवधि। अवधि 35 से 40 मिनट सबको मिलती है, जितनी अवधि में आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक भी कहते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन। और इस यहाँ पे सबसे राइट साइड में रहेगा दिनांक। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे आप जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो इतिहास विषय के जितने लेसन प्लान होते हैं सबके सेम रहते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि इतिहास विषय को पढ़ाने का आपको बच्चों का क्या उद्देश्य है, आप क्या चाहते हैं कि इतिहास विषय पढ़ के बच्चों को क्या ज्ञान होगा, उनमें क्या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ पे ये रहता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा है विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा है विद्यार्थियों को मानव जाति की विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना। छठवां है विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हर लेसन प्लान का अलग अलग होता है। यहाँ पे हम उस जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके विषय में लिखते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, हम उनसे क्या आशा करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के पश्चात उनमें इतनी समझ आ जाएगी, इसको हम लिखते हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन की तुलना अन्य वंशों के प्रशासन से कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ए, छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन को समझ सकेंगे। फिर चौथा कौशलात्मक में बी है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को जान सकेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष के बाद हमारा रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, बैनर, पोस्टर या चित्र का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों को समझाने में हमें आसानी हो और बच्चे जिस चीज़ को देखते हैं उसको जल्दी से वो सीखते हैं। तो ये इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे सही से समझ सकें। तो इसमें हम सहायक सामग्री में हमारा है सल्तनत कालीन प्रशासन की इकाइयों को दर्शाता चार्ट। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद रहेगा हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में
बच्चे या तो अपनी पिछली कक्षा से सुन के आए रहते हैं या तो कहीं से सुने रहते हैं अपने आस पड़ोस से, तो उन्हें हम जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। तो उसमें हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान में छात्र सल्तनत कालीन प्रशासन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। फिर प्रस्तावना में सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। तो प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो पहला प्रश्न हम पूछेंगे उसका जो छात्र उत्तर देंगे उसी के उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे, और दूसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देंगे उसी उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाएंगे, और जो तीसरे प्रश्न का छात्र उत्तर देंगे उसी प्रश्न से हम चौथा प्रश्न बनाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा प्रस्तावना प्रश्न पहला है, छात्रों हम किस देश में रहते हैं? छात्र उत्तर देंगे भारत में। फिर हम छात्रों से पूछेंगे, छात्रों भारत का प्रशासन किसके आधार पर होता है? तो छात्र उत्तर देंगे संविधान के आधार पर। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों संविधान में किसका वर्णन होता है? छात्र उत्तर देंगे नियम कानून का। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि सल्तनत काल में प्रशासन के क्या नियम थे? तो छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न है, और इस प्रस्तावना प्रश्न को पूछने में हमने किस विधि का उपयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद प्रस्तावना के बाद रहता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों आज हम सल्तनत कालीन प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारा रहता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले रहता है शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापिका क्रियाएं और शिक्षार्थी क्रियाएं। इसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है केंद्रीय प्रशासन। तो इसमें पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये होता है कि हम ये जान सकें कि छात्रों को जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में उनको कितना ज्ञान है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेंगी विद्यार्थी से छात्राध्यापिका, छात्रों हमारे देश का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे भारत। फिर हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों भारत देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? छात्र उत्तर देंगे राष्ट्रपति। तो हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि सल्तनत काल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद रहता है छात्राध्यापिका कथन। तो छात्राध्यापिका कथन में देखते हैं, छात्रों दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। लगभग 300 वर्षों तक सुल्तानों ने शासन किया। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर रहता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है शिक्षार्थी क्रियाएं। शिक्षार्थी क्रिया में रहेगा, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और समझेंगे। शिक्षार्थी क्रिया के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है शिक्षण विधि की सहायक सामग्री के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में पहला है दिल्ली सल्तनत का शासन लगभग 300 वर्षों तक चला। फिर दूसरा है केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। फिर तीसरा है कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी सुल्तान का दायित्व था। और इसी के साथ ही हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रांतीय शासन। हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु प्रांतीय शासन में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है छात्रों, शासन की सुविधा के लिए भारत को किसमें विभक्त किया गया है? छात्र उत्तर देंगे राज्यों में। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रशासक कौन होता है? छात्र उत्तर देंगे मुख्यमंत्री। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि सल्तनत काल में प्रांत का मुख्य अधिकारी कौन होता था? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और इस प्रश्न को पूछने में छात्राध्यापिका ने किस विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। उसके विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। छात्रों, देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी एवं शद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। काजी के रूप में दीवानी मामलों तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे, और इनके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र, जिन्हें सिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। इसके साथ ही हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। इसके बाद है छात्राध्यापिका क्रियाओं के बाद शिक्षार्थी क्रियाएं। शिक्षार्थी क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि है हमारी कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देश को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाया। दूसरा है प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे, होते थे। इसी के साथ ही हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त होता है। दूसरा शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। पहला विकासात्मक प्रश्न है छात्रों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? छात्र उत्तर देंगे गांव। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? छात्र उत्तर देंगे ग्राम प्रधान। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, क्या आप बता सकते हो कि सल्तनत काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। अतः ये इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और विकासात्मक प्रश्न पूछने में और छात्रों से उत्तर प्राप्त करने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद हमारा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। चलिए देखते हैं। छात्रों, प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था।
गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई और जिसके कारण बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में कुछ प्रांत थे जो स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। यहाँ पे हमारा तीसरा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। दूसरा, गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। उसके बाद तीसरा, गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। चौथा है उत्तर भारत में कुछ प्रांत थे जो स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में हम देखेंगे, पहला प्रश्न है छात्रों, सल्तनत काल में गांवों के समूह को क्या कहते थे? छात्र उत्तर देंगे परगना। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, देश को किसमें विभक्त किया गया था? छात्र उत्तर देंगे प्रांतों में। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, सिक्क में भू राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? छात्र उत्तर देंगे आमिल। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, दिल्ली सल्तनत का शासन लगभग कितने वर्षों तक चला? तो छात्र उत्तर देंगे लगभग 300 वर्षों तक। हम उनसे पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, गांव की सुरक्षा का कार्य कौन करता था? छात्र उत्तर देंगे चौकीदार। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद आ जाता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में पहला हमारा है दिल्ली सल्तनत का शासन लगभग 300 वर्षों तक चला। दूसरा, केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तीसरा, कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी सुल्तान का ही दायित्व था। चौथा, देश को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाया। पांचवा, प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे, होते थे। छठवां, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। सातवां, गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। आठवां, गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। नवां, गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। 10वां, उत्तर भारत में कुछ प्रांत थे जो स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। फिर श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में रहेगा छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर निरीक्षण कार्य के बाद हमारा रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों,
गांव के मुखिया को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? दूसरा प्रश्न है, छात्रों, सल्तनत काल में उत्तर भारत के वे कौन से राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए थे? तीसरा प्रश्न है, छात्रों, प्रशासन की सुविधा के लिए जिलों को किसमें विभक्त किया गया था? फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों, सिख के भू राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? पांचवा प्रश्न है, छात्रों, गांव की सुरक्षा का कार्य कौन करता था? इसके साथ हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, सिख में कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था? तीसरा प्रश्न है, गांव का प्रशासन किसके माध्यम से होता था? चौथा प्रश्न है, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो लेसन प्लान नंबर 11 है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।